शादी के दूसरी रात मैं अपनी माँ को अपने साथ पति के घर ले आई और मैं ससुराल में हम 4 लोग रहते थे। मेरे ससुर के लोग मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे, उन्हें अपनी माँ समझते थे। अचानक से मेरी माँ गर्भवती हो गई। जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी, मुझे नींद की दवा देकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने ससुर देवर जी का DNA टेस्ट करवाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रिपोर्ट में तो मेरी उम्र 19 साल है। मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी काफ़ी दुखों से भरी हुई है। वह कहते हैं ना, जिनकी कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। मैं एक जवान लड़की हूँ। मेरे परिवार में मैं और मेरी माँ है, जो कि बोल नहीं सकती, गूंगी है। वह सिर्फ इशारों से ही बातें करती हैं और बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती है। मैं अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ लेकर डॉक्टर ने उनकी कुछ रिपोर्ट्स करवाई। मेहनत से कभी डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रही थी तो कभी डॉक्टर के कमरे से बाहर हर बात से अनजान बैठी अपनी माँ की तरफ, जो कि अपने मुंह से कुछ बोल नहीं सकती थी। मेरे दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था जो मेरे कान सुन रहे थे। एक ऐसी बात पर यकीन करना जो कि बिल्कुल भी यकीनी सी बात थी। मेरा सर बुरी तरह से चक्कर आने लगा। मेरे दिल की बहुत बुरी हालात थी और मुझे उल्टे सीधे सांस आ रही थी। मेरे चेहरे पर पसीने के खतरे लगे हुए थे। यह कैसा मुमकिन था? मेरी हथेली से जब चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ़ किया, बड़ी सी यकीनी से डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली और उससे कमरे से बाहर निकलकर माँ का हाथ पकड़ा और उसे क्लिनिक से बाहर ले आई। कुछ दिनों पहले मेरी माँ की तबीयत बहुत ठीक नहीं थी। वह जो भी खाती थी उनका जी मलचने लगता था। मुझे लगा था कि उनका हाजमा ख़राब हो गया है, इसलिए उनके पास ही लेकिन जो खबर मुझे सुनने को मिली उसे सुनकर मेरी आवाज़ गम होकर रह गई थी। मुझे डॉक्टर ने अकेले अपने कमरे में बुलाया था। माँ बाहर कुर्सी पर बैठी थी। मुझे बड़े राज के साथ उन्होंने यह खबर सुनाई, क्योंकि उस उम्र की औरतें कम ही गर्भवती होती है। मेरी माँ का हाथ थाम के गुमसुम से उन्हें अपने घर ले जा रही थी। मेरे दिमाग में बस यही सब कुछ चल रहा था कि आखिर वह कौन हो सकता है, ऐसे घटिया हरकत कौन कर सकता है। मेरे घर पर 3 ही मर्द थे और मेरे पति, ससुर जी और मेरा एक छोटा देवर। अब तक तो वह सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मेरी माँ पूरा दिन मेरे साथ ही रहती थी। जब मैं किचन में काम कर रही होती तो वह किचन में रखे टेबल पर बैठ जाती थी। वह मुझसे कभी ही अलग नहीं होती थी। उनकी तबीयत के चलते मैं उन्हें बहुत ध्यान रखती थी। पूरे दिन हम माँ बेटी मैं घर में ही अकेले ही रहते थे। ना तो मेरे घर में अकेले में होते, ना ही मेरे देवर और ना ही मेरे ससुर जी। कभी कभी घर में होते थे तो बस वह तो अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाया करते थे, या फिर कभी कभी खाली वक्त में अपने दोस्त के साथ घूमकर बैठ को गप्पे मारते थे और रात को काफ़ी देर से घर में लौटते थे। मेरे पति हमेशा की उम्र का देहांत पहले ही हो चुका था। मेरे ससुर ने शादी की थी। मेरा देवर भी मेरी माँ की बहुत इज्जत करता था। ज़्यादातर वह अपने काम में ही काम रखता था। ना तो इसमें कभी मुझे बेटा कल होने की कोशिश की थी और ना ही कभी मेरी माँ से। बस वह मेरी माँ के पास जाता, उनकी खैरियत लेता और उसके अलावा कोई बात नहीं करता था। मेरे पिता के देहांत को 7 साल बीत गए थे। मेरे रिश्ते को बहुत आते थे, लेकिन मैं शादी एक ही शर्त पर की थी कि मैं अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। मेरी माँ गूंगी थी और बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। वह बुढ़ापे मेरे अलावा उनका कोई सहारा भी नहीं था। उन्होंने मुझे पालने से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैं भी चाहती थी कि मैं कभी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे अलावा आखिर मेरी माँ का सपना है कि कौन है अपनी माँ को देखभाल करती है लेकिन उन्हें अकेले भी छोड़ सकती है। यही वजह थी कि मेरा रिश्ता तय नहीं हो रहा था। लेकिन क्योंकि जिस घर में पहले से लड़की की माँ मौजूद होती, वह यह बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके घर बहू के साथ उसकी माँ को आकर रहने लगे। इसलिए जो लोग उसकी शादी पर राजी हुए, उनके घर पर कोई औरत नहीं थी, बस 3 मर्द ही थे। एक उनके पिता और मेरे पिता की उनका छोटा भाई। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरे पति ने मेरी माँ के लिए एक अलग से कमरा पहले से ही मौजूद किया हुआ था। मेरे पति मेरी माँ को बहुत इज्जत किया करते थे। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, ज़्यादातर वहीं रहते थे।
घर वह कभी कभी काम से ही आते थे। बाहर से ऐसा कुछ नज़र नहीं आता रहा था कि उन लोगों पर मैं शक करती, लेकिन जो रिपोर्ट में इस वक्त मेरे हाथ में थी वह मुझे कुछ और ही समझ रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अपने माँ में मौजूद मर्दों की तरफ जाने लगी। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक मेरे पति बहुत अच्छे थे, मेरी माँ का ख्याल भी रखते थे। मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ था, अगर वह बात मैं अपने ससुराल वालों से पूछती तो यकीनन वह माँ के साथ साथ मुझे भी अपने घर से निकाल देते थे। मैं बहुत परेशान थी। जब घर पहुंची तो माँ को कुछ भी नहीं बताया। उन्हें जैसे ही यह खबर सुनाती, उनका तो शायद यह सुनकर बीपी हाई हो जाता। वह पहले से ही ब्लड प्रेशर की मरीज थी। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था कि शक करती कौन था जो ऐसी घटिया हरकत कर सकता था। घर पहुंचकर चकराते के साथ ही मैं अपनी माँ के कमरे में ही उसके साथ बैठ गई। माँ मुझे इशारे करने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ? माँ कहने चाहती है आप डॉक्टर क्या कह रही थी कि तू क्यों चुप है? क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? क्योंकि मैं बहुत ही बातूनी लड़की थी, हर वक्त बातें करती थी, लेकिन आज मेरी बोलती बंद हो चुकी थी। मैंने माँ से कहा कि नहीं माँ, कोई बात नहीं है। माँ ने तो आपको दवा देती है, आप ठीक हो जाएंगी। माँ आप आराम कर लीजिए। यह कहकर मैंने माँ को उनके बेड पर लिटा दिया और ख़ुद किचन में आ गई। खाना तैयार करते हुए भी मेरा दिमाग लगातार उनकी अपनी माँ की तरफ ही था। वह बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन समझते तो सब थी। उनको महसूस भी सब कुछ होता है। और आखिर कौन उसके करीब आता है? कौन हो सकता है? मेरे ससुर जी या फिर मेरे देवर? मेरे दिमाग की लगे खींचने लगी। मेरा सर दर्द से बुरी तरह फटा जा रहा था। मुझे कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मैं क्या करूं, किससे बात करूं। मेरे पति तो अपने पिता और भाई के बारे में कभी भी ऐसी बात नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और माँ से कैसे बात करूं, कैसे बताऊं? उन्हें सब उमेश ऑफिस से वापस आए तो मेरे लिए एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आए, लेकिन मैं मुस्कुरा भी नहीं सकती थी। मैं जिस मुसीबत से गुजर रही थी वह मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मुझे चुप देखकर उमेश मुझसे कहने लगे, क्या हुआ, चुप क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं क्या जवाब देती। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगे खाना खा लो फिर दवाई खा लेना। मैं सोच रही थी कि खाने के बाद हम शॉपिंग पर चलेंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम कर लो। खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई। माँ की रिपोर्ट अलमारी में छुपा दी ताकि उन्हें कोई देख ना ले। मैं यह जानना चाहती थी कि आखिर माँ के कमरे में आता कौन है। रात को जब उमेश कमरे में आए तो मैंने कहा कि माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह मुझसे माँ के बारे में पूछने लगे, क्या हुआ माँ को? मैंने कहा कि उमेश, आज रात में माँ के साथ सोना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्हें ऐतराज़ तो नहीं किया। वह कहने लगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम जो अपनी माँ का ख्याल रखो। उमेश बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे अभी भी मेरी माँ के मामले में उन्होंने मेरे साथ किसी भी तरह की कोई सख्ती नहीं की थी। मैं माँ के साथ उनके कमरे में जाकर लेट गई। माँ सो रही थी, लेकिन नींद में उनकी जो घबराहट थी वह मैं महसूस कर रही थी। माँ की घबराहट देखकर मैं तो होश उड़ गए थे। इसका मतलब था कोई रात को मेरी माँ के पास आता है, और उनके साथ यही सब कुछ सोचकर मैं पूरी रात सो नहीं पाई। रात भर कोई कमरे में नहीं आया था। सुबह नाश्ते के बाद उमेश और मेरा भाई देवर घर से चले गए। मेरे ससुर जी अपने कमरे में बाहर चले गए। मैं माँ को अपने कमरे में ले आई। मैंने माँ से पूछा कि रात को उनके कमरे में कौन आता है, तो कुछ मेरी माँ ने बताया। मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उन्होंने इशारा करते हुए मुझे बताया कि कोई आदमी आता है और उन्हें नशे की गोलियाँ सुखाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद उन्हें कोई होश नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ। माँ को भी नहीं पता था कि वह आदमी कौन है। मेरा पहला शब्द मेरे ससुर पर गया। वही घर में हर वक्त मौजूद होते थे, लेकिन फिर वह भी ख्याल आने लगा कि वह तो बहुत ही अच्छा इंसान है। हमेशा ही भगवान से अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा को शांति की प्रार्थना करते हैं। मेरा दिल बड़ा अजीब सा होने लगा था। एक तरफ तो मेरे ससुर जो बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ज़्यादा समझदार, दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर शक होने लगा
जो रातों को काफ़ी देर तक जागा करते थे। उसके कमरे में टीवी की आवाज़ आती रहती। एक बार वह मुझसे कहने लगा कि आप बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। आपकी माँ बहुत खूबसूरत है। आपकी माँ नहीं बल्कि आपकी बड़ी बहन लगती है। यह बात उसने मेरी शादी के शुरू दिनों में ही की थी। मैंने हंसकर डाल दी थी, लेकिन अब दिमाग में आते ही मेरे अंदर एक आंख से चलने लगी थी और यह सब बातें मुझे नाकाबिले बर्दाश्त थी। कोई मेरी माँ को बेहोश करके उनके साथ ज़बरदस्ती करता था। मेरी माँ को महसूस होता था कि उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है, किया जा रहे हैं, लेकिन मैं बेहोशी में थी। मेरे लिए यह बात ना एक काबिल बर्दाश्त सी हो गई थी। उस शख्स को, एक गूंगी और बीमार औरत को, अपनी हवस का निशान बनाने हुए शर्म नहीं आ रही थी। मेरी बेबी यह थी कि अगर मैं आवाज़ उठाती तो तलाक का दाग मुझे मिल जाता। उमेश लाख अच्छे सही, लेकिन अपने पिता और भाई के खिलाफ़ वह कोई बात नहीं सुन सकते, ना ही उनके खिलाफ़ कोई बात मानते, क्योंकि जितनी वह मेरी माँ की इज्जत करते थे उतनी ही वह अपने पिताजी की भी सेवा करते थे। और वैसे तो मेरे ससुर जी भी मेरी माँ को बहन जी कहते थे, और मेरे सामने तो उन्होंने कभी नज़र उठाकर भी मेरी माँ की तरफ नहीं देखा था। लेकिन जो कुछ शराफत की आड़ में कर रहे थे वह बहुत घटिया काम था। मुझे अपने ससुर पर गुस्सा आने लगा था। मुझे याद आने लगा, जब मैं काम करती थी तो माँ मेरे साथ साथ किचन में होती थी। मेरे ससुर कभी किचन में आकर मुझसे कहने लगता कि मैं उनके कमरे की चादर बदल दूँ। मैं किचन से निकलकर उनके कमरे में जाती। जब उनके कमरे की सफाई करके वापस आती तो वह किचन में आने के लिए चाय बना रहे थे। जब मैं किचन में आती तो कहते, मैंने सोचा तुम थक गई होगी इसलिए मैंने चाय खुद ही बना ली। तो वह मुझे मुस्कुराकर देखकर अपना कप उठाने किचन में से निकल गए। उसी वक्त मुझे यह बात आम सी लगी थी, लेकिन अब तो आराम से बात कर मुझे शक होने लगा था। एक बार वह बाज़ार से मेरे लिए फल लेकर आए तो 1 किलो अलग से मुझे पकड़ा दिए। कहने लगे, तुम्हारी माँ काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है, तुम शायद झिझक कर उसे उनके लिए कुछ मंगवाती नहीं हो, इसलिए सब उन्हें दे देना। उस वक्त भी मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ का एहसास कर रहे हैं। मेरी रात में आंख खुली तो मैंने देखा कि उमेश कमरे में नहीं थे। फिर काफ़ी देर बाद वह कमरे में आए तो मैंने पूछा कि आप कहाँ गए थे। तो वह कहने लगते कि कोई सिगरेट पीने की आदत है। रात को जब पिताजी गहरी नींद में सो जाते हैं तभी मैं छत पर जाकर सिगरेट पी लेता हूँ, वरना पिताजी को फ़ौरन सिगरेट की बहुत हुआ जाती है और वह मुझे डांटते हैं। पर मुस्कुराकर कहती है, वह आपके फ़ायदे को बात करते हैं। वह मामूली सी बात जो आम घरों में हो जाती है। मुझे उन सब बातों पर शक होने लगा था। मेरी माँ उसे उम्र में एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ चुकी थी। वह एक ऐसी तकलीफ़ में थी जिसके वह अनजान थी और मेरे लिए हर पल परेशानी भरा गुजर रहा था। मैं कैसे अपनी माँ को यह सब बताती जो मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। ना तो मैं बोल सकती थी और ना ही अपनी परेशानी किसी को बता सकती थी, और ना ही बताती और यह तो कौन सी चुपी रह सकती थी। वह बाहर से तो चुप ही थी, लेकिन अंदर कितनी परेशानी और तकलीफ़ों से गुजर रही थी मैं भी जानती थी। अब मैं रोज़ उमेश से बहाना बनाती कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके पास जाकर सोने जा रही हूँ। रात भर मुझे इस शख्स का इंतज़ार रहता जो मेरी माँ को इतनी परेशानियाँ देता था। कुछ दिन तो उमेश चुप रहे, लेकिन उसके बाद मुँह से तो कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह मुझे कुछ उखड़े से रहने लगे थे। उनकी नज़रों में से मेरे लिए शिकायत नज़र आती थी। हमारी शादी को कुछ ही महीने गुजर गए थे। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। कुछ दिन भर वह ऑफिस में गुजार कर आते तो रात को वह कुछ वक्त मेरे साथ बिताना चाहते थे। दिमागी उलझन का शिकार थी। मुझे उमेश की ख्वाहिश का भी एहसास नहीं था और अब मैं तो उनके काम करना भी भूल जाती थी। रात को उमेश के कपड़े भी प्रेस करना भूल गई थी। वह पहले ही मुझे उखड़े से थे, फिर वह सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गए तो गुस्से से मारे खुद अपने कपड़े प्रेस करने लगे। जब मैं कपड़े प्रेस करने के लिए कहा तो मुझे गुस्से में आकर बोले कि तुम बस अपनी माँ की ही सेवा किया करो, तुम्हारे लिए बस एक ही ज़रूरी काम है। वह इस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। मैंने कहा कि नाश्ता कैसे बना है।
तभी अभी ने नाश्ता किया ही ऑफिस चले गए। मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान थी। इस पर उमेश का रवैया देखकर और भी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। मैं अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। रात का उमेश मूड बहुत ही ख़राब था, क्यों इसलिए मैंने माँ के कमरे में जाने के लिए पूछा ही नहीं। उमेश से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। मैंने पहले ही की थी। वह एक खाने वालों की माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें समझना चाहिए, मुझे पूरे दिन तुमसे बात करने का भी मौका नहीं मिलता, और रात को जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तब तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं होता। यह कहकर मैंने उनको मना लिया। वह जल्दी से राज़ी हो गए, लेकिन अगले सुबह मैं कहने लगी कि कल रात को तो मेरे पास क्यों नहीं सोई। वह आया था और वह रात मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक थी। माँ मेरे साथ गले लगकर रोने लगी थी। मेरा दिल तो कट ही नहीं रहा था कि मैं इस शख्स का क्या करूं। मेरे आंसू बहने लगे थे। कौन था जो यह सब कुछ कर रहा था? मेरा इस शहर में कोई रिश्तेदार भी नहीं था, क्योंकि अपने जिस पर मैं भरोसा करके अपनी माँ को छोड़ देती और वह बोल भी नहीं सकती थी। मैं उनके रहने का अलग बंदोबस्त कर देती, लेकिन वह एक मजबूर सी औरत थी। उन्हें वॉशरूम भी नहीं लेकर जाती थी। बुढ़ापे के कारण उन्हें चलने में भी बहुत दिक्कत आती थी। मैं अपनी सुल्तान से नहीं निकल सकती थी कि क्या करूं, मैं क्या ना करूं। एक बार मुझे माँ के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई सामान फेंक रहा हो। मैं हड़बड़ाकर उठी। मैं देखा तो उमेश भी कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं उठकर फटाफट बाहर निकली तो मेरे देवर माँ के कमरे में था और माँ कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी घबराई हुई थी कि मैं उनकी बात समझ नहीं पा रही थी। बस में डे बाय उन्हें हाथ हिलाई जा रही थी, जैसे किसी को अपनी आप से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मेरा देवर मेरी माँ की बेड से थोड़ी दूरी पर खड़ा था। मुझे देखकर वह भी घबरा गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ के हालात का जिम्मेदार यही है। मैंने गुस्से में आकर उसके पास जाकर उसका गिरेबान पकड़ा और उनकी झंझोर कर रख दिया। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए। उसके तो रंगत ही बदल गई। कहने लगा, भाभी आप यह क्या बोल रहे हैं? पागल हो गई हैं क्या आप? मैं तो अपनी माँ को देखने के लिए आया था कि कमरे में कैसी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे देखकर बहाने बना रहे हो। तुम रोज़ मेरी माँ को हवस का निशान बनाते हो। मेरे चिल्लाने पर मेरे ससुर और मेरे पति दोनों वहाँ पहुँच गए। मेरा देवर अपना गिरेबान मुझे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पति भी मेरे पास आकर खड़े हो गए। मेरा देवर भी उसे गुस्से में बकरा था। कहने लगा कि आपकी माँ मेरी माँ जैसी हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसा इल्ज़ाम मुझ पर लगाते हुए। मैं तो सो रहा था। आपकी माँ के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ दौड़ा चला आया। अभी मैं उनसे पूछने वाला था कितने में आप चले आई। मैंने उनसे कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति ने मेरे साथ से देवर से गिरबान छुड़वाया और मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे कि तुम्हें इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? रात के इस वक्त तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? आसपास के पड़ोसी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उमेश के बाद जो नज़रअंदाज करके मैं कहने लगी कि आपका भाई अच्छा लड़का नहीं है। या रोज़ रात को मेरी माँ को बेहोश करके उनके साथ। मेरी बात अभी यही पहुँची थी कि उमेश ने मेरे गाल पर एक बहुत ज़ोरदार चमाटा दे मारा। मैं दूर जाकर गिरी। उमेश ने कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोल दोगी। तुम होती कौन हो मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाने वाली? मेरे ससुर भी बहुत गुस्से में आ गए। कहने लगी, एक तो हमने इसकी सगी माँ को बेसहारा समझकर बहन समझकर अपने घर में रखा, और यह एहसान फरमोश मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर टूट रहा था। मुझे उमेश ने कहा कि मेरी माँ इस घर में अब नहीं रह सकती, मैं उनका कहीं और इंतज़ाम कर दूँ। मैं पहले से ही इन बातों से बहुत परेशान हो गई थी। अपनी माँ को लेकर कहाँ जाती? अपना घर मैं शादी से पहले ही किराए पर दे दिया था। इतनी जल्दी तो वह भी खाली नहीं सकता था। मैं इस कदर परेशान हो गई थी कि चक्कर खाकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो उमेश मेरे पास ही खड़े थे। वह बहुत ही गुस्से में नज़र आ रहे थे।
मुझे ट्रिप्स लगी हुई थी। डॉक्टर उमेश को मेरा ख्याल रखने की बात कर रही थी। वह बिल्कुल खामोश थे। मैं ट्रिप ख़त्म होते ही वह लोग मुझे घर ले आए, मुझे कमरे में लाकर बैठा दिया और ख़ुद भी मेरे सामने बैठकर खाने वालों जो घटिया इल्ज़ाम तुमने मेरे भाई पर लगाया है, अगर तुम अपनी माँ पर इल्ज़ाम नहीं करती तो मैं तुम्हें रात को ही तलाक देकर तुम्हें घर से निकाल देता। लेकिन तुम बेहोश होकर गिर गई थी और इंसानियत के नाते मैं तुम्हें अस्पताल ले आया। लेकिन जो खबर मुझे तुमने अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर ने सुनी मिली, उसके मुताबिक मैं तुम्हें अब कभी छोड़ नहीं सकता। मुझे यह सब सुनकर खुशी भी हुई कि बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन जिन हालात से मुझे गुजरना पड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर अपनी किस्मत पर रोना चाहिए मेरे आंसू बहने लगे। मैं अपनी तकलीफ़ के आंसू थाम चुकी थी। उमेश की बात अभी भी जारी थी। वह कहने लगे, देखो महिमा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी माँ को भी इज्जत करता हूँ। हमारे पिता ने हमें औरत की इज्जत करना सिखाया है। मोहल्ले भर में कभी हमारी ऐसी बात सुनने को नहीं मिली। जो इल्ज़ाम इतने मेरे भाई पर लगाया है वह निहायत बेहुदा है। बेहतर है यही होगा कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। पिताजी बहुत गुस्से में हैं। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हारे माँ यहाँ नहीं रह सकेगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे तो यह सोचकर हैरत हुई कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। वह मुझे ताज्जुब से देख रहे थे। मैंने उठकर अपनी माँ की रिपोर्ट्स उमेश के हाथ में रख दी और रोने लगी। उमेश ने चौथे हुए मेरी रिपोर्ट को अपने हाथ में लिया और खोलकर पढ़ने लगे। एक झटका तो उन्हें भी लगा। वह बार बार रिपोर्ट्स पढ़ने लगे। महेश की ओर से रोने लगी। मैंने कहा कि इसे पढ़कर मुझे क्या सोचना चाहिए। उमेश मेरी माँ काफ़ी महीने से मेरे साथ यही घर में है, रह भी रही है, और कोई शख्स उन्हें नशे की गोलियाँ सुंघाकर नींद में बेहोश कर देता है। उमेश को बोल नहीं सकती और ना ही उन्हें इंसान को पहचान सकती है, क्योंकि जिस वक्त पोशाक उनके करीब आता है और वह बेहोश होती हैं, होश में आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। मैं किसी पर शक करूं, उमेश, मुझे तुम्हारे भाई में माफ़ी मांगने पर कोई ऐतराज़ नहीं। मैं अपना घर बचाने के लिए तुम्हारे भाई से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन मुझे यह बताओ कि जिस तकलीफ़ में मैं और मेरी माँ गुजर रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? आप मेरे पति परमेश्वर हैं। आपकी शराफत की मिसाल मैं मोहल्ले वालों से क्यों लूँ? आप मुझे बताइए कि मेरी माँ आपके घर में रहते हुए भी महफूज क्यों नहीं है? इसका कसूरवार कौन है? मुझे तलाक देकर घर से निकाल देना आपके लिए आसान है, ताकि आप लोगों की झूठी शराफत कभी भरम रह जाए। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो मुझे एक दाना की रिपोर्ट दिखा दीजिए, सच सामने आ जाएगा। और अगर कसूरवार आप में से कोई हुआ तो यह भी बता दीजिएगा कि उस पर क्या सज़ा दी जाए। मेरा लहजा सख्त हो गया था। उमेश ने कहा कि अगर कसूरवार सामने में से कोई हुआ तो तुम उसे पुलिस के हवाले कर देना। कुछ ही दिनों बाद तीनों की रिपोर्ट्स मेरे सामने रखी थी। जब मैं रिपोर्ट्स देखी तो मेरे होश उड़ गए। डीएनए के मुताबिक तो वह तीनों कसूरवार थे। मैं यह भी समझ लेती कि उन्होंने रिपोर्ट्स गलत बनवाई है। लेकिन उमेश मुझे खुद अस्पताल ले गए थे और जिस लेबोरेटरी से टेस्ट हुआ था वह एक जानी मानी लगती। अब तो मैं और भी उलझन में फंस गई थी। कौन था जो मेरी माँ के साथ ही ऐसा कुछ कर रहा था? उमेश ने मेरी माँ के कमरे में कैमरा लगवाती है ताकि हमें पता चल सके कि वह कौन था। जैसे ही वह शख्स मेरी माँ के कमरे में दाखिल हुआ, उमेश मेरी माँ के कमरे में चले गए और उसे पकड़ लिया। उसने नकाब पहन रखा था। जब उमेश ने उनका नकाब उतारा, मैं हैरान रह गई। और वह तो हमारी गली का ही एक भिखारी था। माँ के कमरे में खिड़की पहले से ही खुलती थी। वह गली भी, वह भिखारी वहीं से अंदर आता था और मेरी माँ को नशे की दवा सुंघाकर उनके साथ गलत काम करता था। उसने अपना जुर्म कबूल किया। उमेश ने अपने पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने सबके साथ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। उमेश के साथ जाकर मैं अपने माँ के डीएनए टेस्ट भी करवा रही थी।
फिर यह सोचा कि हर इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है जैसा हमारे सामने होता है, असल में वही सच नहीं होता। इसीलिए किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले पूरी सच्चाई जान लेना चाहिए। अब मेरी माँ स्वस्थ हो गई थी, लेकिन मेरी गूंगी बेचारी माँ, मैं उनको कभी अकेले नहीं छोड़ सकती थी। और तो मैं मेरे परिवार में मेरा भी कोई साथ नहीं दिया था। मेरे ससुर, मेरे पति और मेरे देवर, हम सब लोग खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। जो गलतफहमियाँ हम लोगों के बीच आ गई थी, वह सब अब ख़त्म हो चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों।